congestive heart failure, that is also known as congestive cardiac failure, CCF या CHF, पर्टिकुलरली यह वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर है। तो वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपर जितना अमाउंट में ब्लड बॉडी को चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है, दैट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है। सो व्हाट आर द कॉमन कॉजेस ऑफ हार्ट फेलियर? तो कॉमन कॉजेस में फर्स्ट कार्डियक पैथोलॉजीज, मतलब कार्डियक डिसीजेस। तो कार्डियक पैथोलॉजीज में कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कार्डियोमायोपैथीज, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, टैचियारिथमिया, वॉल्वुलर हार्ट डिसीज। देन हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन की वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। देन रोमेटिक फीवर, इन्फेक्शंस लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, निमोनिया एक्सेट्रा। देन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, डिसलिपिडेमिया, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, एड्रेनल डिसऑर्डर, फियोक्रोमोसाइटोमा। देन कुछ ड्रग्स की वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स, अगर बीटा ब्लॉकर्स का ओवरडोज होता है तो उसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है। कैल्शियम एंटागोनिस्ट, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, देन एंटीआर्थमिक ड्रग्स, कार्डियोटॉक्सिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। नाउ ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या है? सो ड्रग ट्रीटमेंट टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। सिम्टम्स, हार्ट फेल के जो सिम्टम्स है उसे रिलीव करना। सो ड्रग ट्रीटमेंट टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर इंक्लूड्स सो डायरेटिक्स, नाइट्रेट्स एंड डिकॉक्सिन। तो ये तीन कैटेगरीज के ड्रग है, डायरेटिक्स, नाइट्रेट्स और डिकॉक्सिन। ये ड्रग्स रिलीव करते हैं सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, दे रिलीव द सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। एंड ड्रग ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड इंप्रूव्ड सर्वाइवल। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड इंप्रूव्ड सर्वाइवल के लिए कौन से ड्रग्स है? तो इसके लिए बीटा ब्लॉकर्स, देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, then angiotensin receptor neprilysin inhibitor, that is ARNI, then mineralocorticoid receptor antagonist MRA, also known as aldosterone antagonist, then hydralazine with nitrate and ivabradine. So ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव्ड सर्वाइवल ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट पेशेंट। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिस पेशेंट का होता है उसमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, इंप्रूव सर्वाइवल के लिए ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिकॉक्सिन का यूज क्या है? तो डिकॉक्सिन इंप्रूव और रिलीव द सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। एंड बीटा ब्लॉकर्स या ACAI या ARB ये क्या करते हैं? तो दे इंप्रूव द सर्वाइवल। ओके। देन नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसीज। तो रेस्पिरेटरी डिसीज में फर्स्ट वन इज अस्थमा। सो व्हाट इज अस्थमा? Asthma is chronic inflammatory disease of respiratory system. अस्थमा का कारण क्या है? किस वजह से अस्थमा हो सकता है? अस्थमा कैन बी ड्यू टू एलर्जन, एलर्जिक हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू कोल्ड एयर, कैन बी ड्यू टू एक्सरसाइज और कैन बी ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस। दीज आर द रीजंस फॉर द अस्थमा। तो अस्थमा किस वजह से हो सकता है? तो एलर्जन की वजह से, दैट इज द एलर्जिक अस्थमा। कोल्ड एयर की वजह से भी हो सकता है, एक्सरसाइज एंड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। अस्थमा इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। देन अस्थमा, क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा, क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा। तो फर्स्ट वन इज एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक, एलर्जन के वजह से होने वाला एलर्जिक अस्थमा। सेकंड वन इज नॉन एलर्जिक अस्थमा, मतलब जो कोल्ड की वजह से होता है या एक्सरसाइज की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, दैट इज नॉन एलर्जिक अस्थमा। देन अस्थमा विथ ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। देन लेट ऑनसेट अस्थमा, लेट ऑनसेट अस्थमा इज आल्सो नोन एज एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। इट इज द अस्थमा प्रेजेंटिंग एंड डायग्नोस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एडल्ट ईयर्स। तो अस्थमा डायग्नोस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एडल्ट ईयर इज नोन एज लेट ऑनसेट अस्थमा और एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। Then next type of asthma is asthma with fixed airflow limitation. So it involves airway wall remodeling due to chronic airway inflammation causing irreversible airflow obstruction. तो यहाँ पे क्या होता है? एयरवे वॉल रिमॉडलिंग होता है। रिमॉडलिंग का मतलब क्या हुआ? तो रिमॉडलिंग का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर और चेंज इन द शेप। तो यहाँ पे जो एयरवे वॉल है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो भी है,
जैसा ब्रोंकाई है, तो ब्रोंकाई की जो वॉल है वो वॉल की स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाना, किस वजह से? ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से एयरवे के वॉल में, उसके स्ट्रक्चर में या शेप में चेंजेस हो जाना, दैट इज नोन एज एयरवे वॉल रिमॉडलिंग। और एयरवे वॉल में रिमॉडलिंग होता है तो उसके वजह से अस्थमा विथ फिक्स्ड एयर फ्लो लिमिटेशन हो सकता है। सो दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ अस्थमा। देन द कंडीशन इज स्टेटस अस्थमेटिकस। व्हाट इज इट? क्या है स्टेटस अस्थमेटिकस? स्टेटस अस्थमेटिकस इज अस्थमा दैट इज सीवियर इंटेंस prolonged bronchospasm that is resistant to treatment। मतलब जो अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, दैट इज नोन एज स्टेटस अस्थमेटिकस। देन एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा इज मेडिएटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE। एलर्जिक अस्थमा में कौन इन्वॉल्व है? सो एलर्जिक अस्थमा में इम्यूनोग्लोबुलिन ई दैट इज IgE इन्वॉल्व है। IgE is formed in response to exposure to allergens such as pollen or animal dander। तो जो IgE है एक्चुअली इट इज एन एंटीबॉडी, या एंटीबॉडी है। और ये एंटीबॉडी किस वजह से फॉर्म होती है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द एलर्जेंस सच एज pollen or animal dander। देन ट्रिगर फैक्टर्स फॉर अस्थमा इंक्लूड। तो अस्थमा के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं? ट्रिगर पॉइंट्स, ट्रिगर फैक्टर्स फॉर अस्थमा। तो फर्स्ट वन एलर्जन एक्सपोजर। तो इसमें एलर्जी टू फीदर्स, एनिमल डेंडर, डस्ट माइट्स, मोल्ड्स। देन चाइल्डहुड इंफेक्शंस लाइक रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। देन ड्रग्स, ड्रग्स की वजह से भी अस्थमा हो सकता है, जैसे NSAID है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अस्थमेटिक पेशेंट्स में NSAID कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। NSAIDs आर कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर। कॉक्स एंजाइम क्या करता है? सो इट सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कई सारे टाइप्स है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है। प्रोस्टाग्लैंडिन में PGE2 इज अ पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर। यह पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर है PGE2। अब क्या होता है, नॉर्मली ब्रोंकाई में साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम ये PGE2 बनाते हैं, जिससे कि ब्रोंकोडायलेशन होता है। और एक दूसरा एंजाइम होता है लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम। तो लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम की वजह से ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ल्यूकोट्राइन्स। तो अरेचिडोनिक एसिड है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अरेचिडोनिक एसिड आता है। अरेचिडोनिक एसिड पे जब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनता है ब्रोंकाई में PGE2, जिससे कि ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है। और यदि अरेचिडोनिक एसिड पे जब लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम एक्ट करता है, लाइपोक्सिजिनेज लॉक्स, LOX लॉक्स एंजाइम, तो जब लॉक्स एंजाइम एक्ट करता है तब ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। एंड ल्यूकोट्राइन्स आर पोटेंट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। ल्यूकोट्राइन्स पोटेंट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है, उसके वजह से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड अस्थमा होगा। नाउ जब हम NSAID देते हैं तब ब्रोंकाई में साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो ब्रोंकोडायलेशन नहीं रहेगा। वहां पे सिर्फ लॉक्स एंजाइम जो है, लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम, वो एक्टिवेट रहेगा, उसका इनहिबिशन नहीं होगा। तो लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम अरेचिडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन्स बना लेगा और ल्यूकोट्राइन्स ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे और उसके वजह से अस्थमा और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा, एक्सएसर्बेशन ऑफ अस्थमा हो जाएगा, अस्थमा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए NSAIDs जनरली अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो ये जो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया NSAID, व्हाई NSAIDs आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पे NSAID, सो बीटा ब्लॉकर, सल्फाइड कंटेनिंग टॉपिकल ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, फूड प्रिजर्वेटिव्स, सो इनकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। ये भी अस्थमा के ट्रिगरिंग फैक्टर्स है।
then wood and vegetable dust, industrial chemicals and plastic, then cigarette smoking and second hand smoke, then air pollution, then exercise and emotional stress. So these are the trigger factors for the asthma. तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि which one of the following is the trigger factor for asthma, या which one of the following is not the trigger factor for asthma, or all of the following statement are correct except, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर में, ठीक है. देन नेक्स्ट, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा इंक्लूड. तो सबसे पहले यहाँ पे सिम्टम्स में आता है विजिंग, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देन टेचिनिया दैट इज एबनॉर्मली रैपिड ब्रीदिंग, देन चेस्ट टाइटनेस, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है अस्थमा के. देन कफ दैट प्रोड्यूसेस थिक स्ट्रिंजी म्यूकस, then tachycardia, then mild systolic hypertension, then ronchi means large airway sounds heard on auscultation. ठीक है, auscultation मतलब स्टेथोस्कोप से जब आवाज सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, तो दैट इज auscultation. एंड साइनोसिस इज ब्लूइश कलर स्किन का जो कलर होता है वो ब्लूइश हो जाता है ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्किन का कलर जो है वो ब्लश हो जाता है, दैट इज नोन एज साइनोसिस. ओके, देन नेक्स्ट, ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग अस्थमा आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. तो यहां पे हम फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी फॉर अस्थमा देख रहे हैं. तो जो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स है, सो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज क्विक रिलीफ मेडिकेशंस, क्विक रिलीफ विच आर यूज्ड टू रिलीव एक्यूट अस्थमा. ठीक है, रिलीव करने के लिए, अस्थमा को रिलीव करने के लिए, अस्थमेटिक अटैक को रिलीव करने के लिए यूज किए जाते हैं. दोज आर क्विक रिलीफ मेडिकेशंस. एंड देन लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल मेडिकेशंस, सो विच आर यूज्ड एज प्रोफिलैक्टिक मेजर्स, प्रोफिलैक्टिक प्रिवेंट करने के लिए, अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल मेडिकेशंस. सो यहां पे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्विक रिलीफ मेडिकेशंस. क्विक रिलीफ मेडिकेशंस के टाइप्स. तो फर्स्ट इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट. शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, दैट इज साबा, SABA, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट साबा. तो आपको यहां पे ये जो साबा है, आपको साबा याद रखना है, साबा. ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट साबा, ये एज अ साबा भी पूछा जा सकता है आपको. तो इसके एग्जांपल्स है साल्बुटामोल एंड टर्बुटालिन. तो ये ड्रग्स इनहेलेशन रूट से दिए जाएंगे. देन एंटी मस्कैरिनिक्स के एग्जांपल्स इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम, ये भी इनहेलेशनल ड्रग्स है. इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम क्या है? इनहेलेशनल ड्रग है. इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इनहेलेशन. सो इनहेलेशन, तो इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम आर इनहेलेशनल ड्रग्स. देन सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, so these are prednisone and methylprednisone. Prednisone and methylprednisone are systemic corticosteroids for the relief of asthma. Then intravenous xanthine, intravenous है, IV route से intravenous xanthine, example is aminophylline. Okay, aminophylline इसका एग्जाम्पल. तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. तो ये जो ड्रग्स है साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, प्रेडनिसोन, मिथाइलप्रेडनिसोन, aminophylline, these drugs are quick relief medications for asthma. Then long term asthma control medications. तो long term asthma control medications, these are preventive medications, preventive. तो इसमें inhaled corticosteroids है, inhaled. ऊपर में जो थे corticosteroids ये सिस्टमिक है. क्विक रिलीफ मेडिकेशन में सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो लॉन्ग टर्म में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है. तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के एग्जांपल्स है फ्लूटिकैसोन एंड बुडेसोनॉइड. और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के एग्जांपल्स थे प्रेडनिसोन एंड मिथाइलप्रेडनिसोन. देन लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट. तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आर लाबा, LABA, लाबा आपको याद रखना है. साबा जो है क्विक रिलीफ मेडिकेशन है, और लाबा जो है वो प्रिवेंटिव मेडिकेशन है फॉर अस्थमा. तो लाबा के एग्जांपल्स है
salmeterol and formoterol. Salmeterol and formoterol. Then leukotriene inhibitors. Leukotriene inhibitors के एग्जांपल्स है montelukast and zafirlukast. Then इसके बाद में आता है xanthins. तो xanthin का एग्जांपल थियोफाइलिन. तो यहाँ पे ऊपर में इंट्रावेनस xanthin है जिसका एग्जांपल अमाइनोफाइलिन है, और नीचे में जो xanthin है उसका एग्जांपल है थियोफाइलिन. तो आपको यहाँ पे जो ड्रग्स के नाम है, क्विक रिलीफ मेडिकेशंस के लिए कौन से ड्रग्स हैं और लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल के लिए कौन से ड्रग्स है, उसको आपको याद रखना है. सीओपीडी, ओके, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी. देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है. फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि अस्थमा और सीओपीडी में क्या डिफरेंस है. आपको यह भी ध्यान रखना है कि अस्थमा के कारण क्या है, अस्थमा किस वजह से होता है और सीओपीडी किस वजह से होता है. अस्थमा अगर रिवर्सिबल है तो सीओपीडी इरिवर्सिबल है. ठीक है. अस्थमा एलर्जिक है तो सीओपीडी मेनली स्मोकिंग की वजह से होता है. स्मोकिंग, चाहे वो आपका सिगरेट स्मोकिंग हो या फिर हमारा स्मोक होता है घर में, मतलब जो लोग चूल्हे पे खाना वगैरह बनाते हैं, चूल्हा वगैरह इस तरह का होता है, तो वो भी स्मोक हो या पैसिव स्मोकिंग हो तो उसकी वजह से सीओपीडी होता है. तो देखिएगा, स्टडी करते हैं हम लोग सीओपीडी को. सो सीओपीडी इज अ क्रोनिक लंग डिसीज characterized by airflow limitation that is often preventable but not curable. एक बार सीओपीडी हो जाए तो उसे हम क्योर नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते हैं. मतलब जो डैमेज हो चुका है ब्रोंकाई में, लंग्स में, वो डैमेज परमानेंटली हो जाता है. और जबकि अस्थमा में हमने क्या देखा है कि अस्थमा इज रिवर्सिबल. अस्थमा इज अ रिवर्सिबल कंडीशन. मतलब अस्थमा ये क्योर हो जाता है, ये अपने आप क्योर हो जाता है. ठीक है. जो एंटीस्थमेटिक ड्रग्स है, एंटीस्थमेटिक ड्रग्स ये अस्थमा के सिम्टम्स को रिलीव करते हैं, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, या अस्थमा को प्रिवेंट करते हैं बट अस्थमा को क्योर नहीं करते हैं. एंटीस्थमेटिक ड्रग्स डू नॉट क्योर अस्थमा. ठीक है. अस्थमा का जो क्योरिंग होता है वो अपने आप हो जाता है. कैसे होता है वो अभी तक पता नहीं है, बट हो जाता है वो अपने आप. ठीक है. जबकि सीओपीडी जो है, तो सीओपीडी इज इरिवर्सिबल, मतलब इसे क्योर नहीं किया जा सकता है. इट इंक्लूड्स एम्फीसेमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. सीओपीडी में क्या होता है, एम्फीसेमा होता है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है. अब ये एम्फीसेमा क्या है, व्हाट इज एम्फीसेमा? सो एम्फीसेमा is an abnormal permanent enlargement of air spaces. Abnormal permanent enlargement of air spaces distal to the terminal bronchioles. टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो होते हैं लंग्स में एंटर करते समय, उससे डिस्टल पोजीशन पे जो भी एयर स्पेसेस होती है तो उसका एनलार्जमेंट हो जाना परमानेंटली, दैट इज द एम्फीसेमा. देन chronic bronchitis. What is chronic bronchitis? So chronic bronchitis is a condition associated with excessive tracheobronchial mucus production. Excessive tracheobronchial mucus production, मतलब ट्रकिया और ब्रोंकाई में एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है. That is sufficient to cause cough with expectoration on most days for at least 3 months a year. For at least 3 months a year for more than 2 consecutive years. So this is chronic bronchitis. Then COPD is mainly caused by smoking, while asthma is mainly caused by allergens. Clinical manifestations of COPD include tripod position. अब ये tripod position क्या है? What is it? So tripod position is sitting and bending forward with hands on knees. तो आपको पूछा जा सकता है कि ट्राइपॉड पोजीशन है किसका मैनिफेस्टेशन है, किसका सिम्टम है. सो इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सीओपीडी. ओके.